हेलो डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं हीट उष्मा के बारे में। ऑलमोस्ट हमने चैप्टर को कंप्लीट कर ही लिया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे मोटे से हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी आज की हीट की क्लासेस लगभग ओवर हो जाएंगी। इससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चे, क्योंकि जैसे ही हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बहुत डीपली क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आप लोग मुझे, अगर जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स में बने रहें, आंसर्स देखते रहें, और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास को देखी है, जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चे। चलिए, हीट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमें फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए कि लेटेंट हीट क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आप लोग मुझे आंसर करिए। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर हीट को, उष्मा को। हीट उष्मा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से लेटेंट हीट की एसआई यूनिट। आई होप आप लोग आंसर कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हमने थोड़ी सी बात करी थी। फिलहाल उसके बारे में होल डिस्कशन आज हम अपने लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो बात कर रहे थे हम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, तो बताइए कि क्या क्या हम लोगों ने बात करी थी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। वैल्यू क्या होता है, ये कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर बात करें हम उष्मीय मान, ठीक है, इसकी बात करेंगे उष्मीय मान। क्या होता है हमारा उष्मीय मान। चलिए फटाफट बताइए कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा डिस्कशन किया था किस चीज के बारे में किया था, कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये क्या है। देखो बच्चों, अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू या फिर उष्मीय मान की बात करते हैं कि क्या होता है, तो देखिए बेसिकली जो हमारा उष्मीय मान होता है ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, फ्यूल की एफिशिएंसी। जिसमें अगर हम बात करते हैं बच्चे की फ्यूल क्या होता है, देखिए जो हमारा फ्यूल होता है ना, जैसे कि हमारा काउडन केक, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके का हमारा फ्यूल है, ठीक है। तो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ये बताती है कि हमारा जो भी फ्यूल है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं या काउडन केक की बात करते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी अच्छी है, किस पे डिपेंड करेगी, हमारी उष्मीय मान पे डिपेंड करेगी, कैलोरीफिक वैल्यू के जो है कि डिपेंड करेगी। तो अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं बच्चे, तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, तो कैलोरीफिक को हम कहेंगे कि इट इज अ इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, ये क्या है एक तरीके का, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, फ्यूल। किसकी एफिशिएंसी बताता है बच्चे, फ्यूल की एफिशिएंसी बताता है, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है हमारा जो है कैलोरीफिक वैल्यू या उष्मीय मान पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, मतलब ईंधन, फ्यूल क्या है, ईंधन की क्षमता, ईंधन की क्षमता का जो संकेत देता है या फिर जो ईंधन की क्षमता का मापन करता है, ठीक है। क्या करता है, जो हमारा ईंधन है, फ्यूल है, ईंधन की क्षमता, ठीक है, ईंधन की क्षमता का मापन, ठीक है। क्या कहलाता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है या हमारा उष्मीय मान का काम क्या होता है बेटा, कि ईंधन की क्षमता को मापना, ठीक है। चलिए, अगर मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा फ्यूल है बच्चे हमारा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, उष्मीय मान बहुत हाई है, तो आप बताइए इसका मतलब क्या है। अगर उसका उष्मीय मान हाई है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, तो आप मुझे बताइए फटाफट कि जो हमारी उष्मीय मान अगर उसकी ज्यादा है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं। देखो बच्चे, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर हम कह दें कि भाई किसी भी
फ्यूल की, किसी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, तो हाई का मतलब ये हो गया कि उसकी एफिशिएंसी भी कैसी है, तो आप कहेंगे कि हाई है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कोई हाइड्रोजन है, हालांकि इसका एक पूरा प्रॉपर टेबल है, पूरे टेबल तो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन 2-3 फ्यूल जो रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको नोट करवा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को कंपैरिजन में 2 या 3 फ्यूल्स दे दूं और उनकी एफिशिएंसी लिख दूं और मैं आपसे उसमें कंपैरिजन पूछ लूं, तो आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, या वाइस वर्सा। हम कह देंगे कि अगर किसी फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान भी ज्यादा है। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि जो कैलोरीफिक वैल्यू, अगर मैं बात करूं कैलोरीफिक वैल्यू ओके हाई, कैलोरीफिक हाई मतलब क्वालिटी हाई, मतलब क्षमता, उसकी एफिशिएंसी हाई। ठीक है, तो एफिशिएंसी या फिर हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज हाई। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, अगर किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो बढ़िया क्वालिटी का आपका फ्यूल है। ठीक है, मतलब किसी भी अगर हमें किसी फ्यूल की क्वालिटी बढ़ानी है तो आप सीधी सी बात क्या कर रहे हो कि आप उसके कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम में? क्वेश्चन आपको देगा बेटा कि सपोज करिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी अच्छी है और आपको कंपैरिजन में 4 ऑप्शंस देगा कैलोरीफिक वैल्यू की, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, आप फटाक करके आंसर लगाएंगे अपने माइंड को कि भाई क्वालिटी अच्छी होगी किसकी, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। आई बात समझ में बच्चे? क्लियर? चलिए, अब हम जैसे कि बात करते हैं कि अब देखो जो हमारी बेटा कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, वो प्रोड्यूस, जैसे हीट क्या करता है, हीट हमारा प्रोड्यूस करता है क्या, जो है जब फ्यूल्स होते हैं उसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर उसको गर्म करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, वही हमारी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमारा काम क्या करता है, इंडिकेट करता है क्या, जो है एफिशिएंसी फ्यूल की। लेकिन अगर कैलोरीफिक वैल्यू की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं या कह लो कि फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूल की क्षमता, मतलब उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, तो जब हम किसी भी फ्यूल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक, किसी फ्यूल को हीट करने को हम क्या कहते हैं कि उसकी ये कैलोरीफिक वैल्यू है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? अब चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है M/Q। क्या हो जाता है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हो गया कि Q/M। ठीक है, अब बताइए इसमें Q क्या है। हीट चैप्टर काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, फटाफट आप लोग बताइए कि जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान की अगर मैं बात करती हूँ, ऊष्मीय मान, ठीक है, अगर मैं ऊष्मीय मान की बात करती हूँ तो फॉर्मूला हो गया Q/M। ठीक है, चलिए Q की बात करते हैं बेटा, तो Q हमारा क्या हो जाता है, हीट। क्या हो जाएगा, हीट, ऊष्मा। वही अगर मैं M की बात करूं तो ये हो जाता है बेटा हमारा मास, द्रव्यमान। ठीक है, मास या फिर द्रव्यमान। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी SI यूनिट बनाइए। देखो बच्चों, हम लोगों ने जब से चैप्टर को कर रहे हैं, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं SI यूनिट निकालना। और SI यूनिट एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी जब हम लोगों ने बात करी थी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में, तब भी हमने आप लोगों को बताया था कि कितनी इजीली अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम SI यूनिट को निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताइए बेटा कि जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है Q/M, Q क्या हो गया हमारा, हीट, हमारी ऊष्मा। अगर हम M की बात करें तो ये हमारा मास है, द्रव्यमान है। अब मुझे बताइए कि क्या आप इसका
एसआई यूनिट नहीं बता सकते, फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? देखो बच्चों, पहले क्या है ऊपर क्यू, तो जो क्यू होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जो हीट होती है, हम अभी चैप्टर को जब से पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली हम समझ रहे हैं कि जो हीट का एसआई यूनिट है हर टॉपिक में आपका यूज हुआ है। तो हीट की जो यूनिट होती है एसआई, वो क्या होती है बेटा? जूल होती है। क्या होती है? हमारी जूल होती है। अब अपॉन में क्या दे रखा है? आपका मास, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम, और द्रव्यमान जो होता है उसको हमेशा हम इंडिकेट करते हैं किसमें? केजी। किसमें करते हैं? केजी। किसमें करते हैं बेटा? केजी। ठीक है, मतलब जूल पर केजी। क्या कह देंगे हम? जूल पर केजी। अब बताइए कि ऐसा यूनिट आप लोग नहीं निकाल सकते हैं? कितना इजीली, अगर हमें फॉर्मूला पता है बेटा तो ऐसा यूनिट तो हमारे चुटकियों का खेल होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि ये क्यू मतलब जो हमारी हीट है उष्मा है, उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। अब बच्चे देखो डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि हीट, क्योंकि देखिए जब हम वर्क, पावर, एनर्जी भी पढ़ रहे थे तो जूल की बात हमने वहां भी करी थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे कि हीट जो है इसमें से जूल, हीट जो है, हीट की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। मास की अगर इंडिविजुअल पूछता है द्रव्यमान का, तब आप क्या कहेंगे कि जो हमारा द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको हम केजी में जो है कि डिनोट करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है मेरे बच्चों, तो आप क्या करेंगे? एसआई यूनिट को क्या कर देंगे? जूल अपॉन केजी। मतलब क्या है? जूल पर केजी। बात समझ में आ गई? कितना इजीली आप एसआई यूनिट इसकी बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये पूरी कहानी, पूरी बात हो गई आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की। ठीक है, इसका चार्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक प्रॉपर चार्ट बता देंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट फ्यूल्स के बारे में बताएंगे जो कि क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, जैसे कि काउडन केक और हाइड्रोजन। अगर इनके कैलोरीफिक वैल्यू आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों का रिविजन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे कि हमने बात करी, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि हम एफिशिएंसी की बात करते हैं किसमें? कैलोरीफिक वैल्यू या उष्मीय मान में। आगे बात समझ में? चलिए, अगर हम बात करते हैं कि सबसे मिनिमम, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, तो बात करेंगे किसकी बेटा? काउडन केक की। ठीक है, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक, लेकिन एक टेबल जिसमें और भी इससे इम्पोर्टेंट जहाँ से कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी चार्ट हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कि सबसे मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। ठीक है, मिनिमम मतलब सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम किसकी है बेटा? फटाफट बताइए। ठीक है, तो किसकी है? काउडन केक। ठीक, चलिए अगर मैं मैक्सिमम की पूछूं, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, तो मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है बेटा? तो मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, चलिए बताइए अगर किसी को पता है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा मिनिमम है सबसे कम, क्योंकि सबसे कम और सबसे ज्यादा ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? काउडन केक की। कितनी होती है बेटा? 6000 से 8000 तक। कितनी होती है? 6000 से 8000। आगे बात समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करने का मतलब मैंने किसकी बात कर दी भाई? तो हाइड्रोजन की बात करने का मतलब है मैम मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हमारा कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। ठीक, कौन हो गया बेटा? हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 15,000। कितनी? 15,000। आगे बात समझ में कितनी होगी बेटा? 15,000। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब मुझे बताइए कि अगर मैं सिर्फ काउडन केक और हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से किसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, किस फ्यूल की क्वालिटी बेस्ट होगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक चार्ट दे देगा जिसमें आप लोगों को कैलोरीफिक वैल्यू उष्मीय मान को दे देगा और कंपैरिजन करके आपको सबसे बेहतर जो है कि फ्यूल, सबसे बेहतर ईंधन कौन सा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। 2
से 3 क्वेश्चंस बेटा इस टॉपिक से बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, और ये इतना आसान टॉपिक है कि आप 1 नंबर तो पा ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल मुझे इसका आंसर कीजिए कि जो हाइड्रोजन और कॉटन केक की बात करें तो किसकी क्वालिटी बेस्ट है। तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि मैम स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया था कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा उसकी क्वालिटी ज्यादा। आई बात समझ में? क्या समझ में आया कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका उष्मीय मान ज्यादा होता है बच्चे, उसका क्या क्वालिटी, उस फ्यूल की क्वालिटी क्या होती है, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जिसकी मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कॉटन केक जो होता है ये बेकार ईंधन होता है। मतलब सबसे बेकार क्वालिटी, सबसे घटिया क्वालिटी किसकी हो गई, तो कॉटन केक की। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है सबसे कम है। अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अच्छा जो है कि आपका ईंधन या सबसे बेहतर फ्यूल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि मैम हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा उसकी क्वालिटी बेस्ट, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, चले ये एक पूरा कैलोरीफिक वैल्यू इसमें मान का पूरा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक चीज बच्चे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर तो कुछ भी नहीं बनते हैं, घूम फिर के यही 2-3 क्वेश्चंस बनने होते हैं कि इंडिकेटर किसका होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं मतलब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, उस ईंधन की क्षमता की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा खराब और कौन सा सबसे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसको आपको टेबल में क्वेश्चन दे देगा या फिर आपको कह लीजिए कंपेरिजन करने के लिए दे देगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू क्वालिटी पे डिपेंड करती है, या फिर कह लो कि जो क्वालिटी होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू उसमें मान आपका अधिक है, इसका मतलब है क्या कि क्वालिटी उसकी अच्छी है। ठीक है बेटा, ये सारी कहानी आपकी हो गई उसमें मान या कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो गई। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हम जो है बेटा किसकी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब उष्मा के संचरण की विधि। ठीक है, उष्मा के संचरण की विधि। ठीक है बच्चे, ये पूरी कहानी थी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की। जो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है और कोशिश कीजिए बेटा कि जब तक मैं आप लोगों का लेक्चर ले रही हूँ तो आप यहीं पे उसका रिवीजन भी कर लीजिए और उसको पढ़ भी लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को देना ही नहीं पड़े, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और जिन लोगों ने भी इसको ध्यान से एक बार समझ लिया बेटा, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि उस बच्चे को रटने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग ये बताइए कि जो लेटेंट हीट हमने पढ़ा था, तो लेटेंट हीट जो था उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। लेटेंट हीट की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। जिन लोगों को पता है, जो बच्चे नए हैं वो आंसर्स को देख लेंगे, बाकी जितने बच्चे पुराने हमारे चैनल से जुड़े हैं वो आंसर करते रहिए। लेटेंट हीट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, और फॉर्मूले के साथ आप लोग लिखेंगे ताकि हमें ये आइडिया, जिन बच्चों को नहीं पता है वो एटलीस्ट एसआई यूनिट तो निकालिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या कहा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में हम 3 बात करेंगे, किसकी, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की बात करेंगे। चलिए उष्मा के संचरण की विधि, किसकी बात कर रहे हैं, उष्मा के संचरण की विधि, की विधि। ठीक है, उष्मा के संचरण की विधि, जिसमें मैंने क्या कहा, हम लोग 3 बात करेंगे, किसकी किसकी, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
ठीक है बच्चे, इसकी बात करेंगे रेडिएशन। ठीक है, चलिए मतलब बात कर रहे हैं हम चलन, चालन, ठीक है, संवहन, कंडक्शन, चालन, ठीक, कन्वेक्शन, संवहन, ठीक, और बात करेंगे किसकी, रेडिएशंस की, मतलब विकिरण की। किसकी बात करेंगे बच्चे, विकिरण की। चलिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कंडक्शन की, कंडक्शन मतलब कि चालन की बात करती हूँ। क्या जानते हैं आप लोग कंडक्शन या फिर कह लो चालन के बारे में? देखो बच्चे, जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे कंडक्शन के बारे में कि जो कंडक्शन होता है वो कंडक्टिविटी होती है ना, इस तरीके से हमने बात करी थी। तो यहाँ पे अगर हम इस टॉपिक में हीट में बात करेंगे तो किस तरीके की बात करेंगे? तो एक देखो बच्चे, जो कंडक्शन होता है वो किस में होता है, हमारा सॉलिड में। किस में होता है, सॉलिड में। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, तो अगर आपने बेसिक को नहीं समझा है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन गलत, कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी उल्टा टेढ़ा क्वेश्चन मिल जाए आंसर तो आप डेफिनेटली करके 1 नंबर लेके आओगे। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि जो हमारा कंडक्शन होता है, जो चालन होता है बेटा, किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए कि जो हमारा सॉलिड होता है बेटा, तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, फटाफट बताइए कि अगर सॉलिड के बारे में मुझे कोई बात करनी हो, सॉलिड या ठोस, सॉलिड या ठोस, ठीक है, सॉलिड और ठोस की बात आप देखो, अगर हमें सॉलिड या ठोस के बारे में बात करनी होती है तो बेटा हम ठोस उस पदार्थ को कहते हैं ना जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है, ज्यादा होती है या कम होती है। देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है बेटा, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, वो माइन्यूट के बराबर में होता है, मतलब बहुत कम। ठीक है, इसीलिए तो वो सॉलिड बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको देखिए, ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स है, किसके, सॉलिड की। जो आपका ठोस पदार्थ है बेटा उसके ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स है। और हम क्या जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चे, वो कैसे होते हैं, तो वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है। अच्छा आप लोग इसको लाइव एग्जांपल में समझिए कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि कोई 4-5 व्यक्ति आपस में बिल्कुल चिपक के खड़े, मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, अब बस में होता क्या है बेटा कि बहुत भीड़ है ना, बस में बहुत सारी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि बंदे को खड़े होने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक बस में अगर 5 ही आदमी खड़े होते हैं, लेकिन वहां पे होगा क्या कि 5 की जगह 10 आदमी चढ़ गए और एक साथ सब खड़े हैं। आप मुझे बताइए वो क्या है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। अगर मैं उनसे पूछूं, अगर मैं वहां आप लोगों से पूछूं कि उनमें मूवमेंट होगी, आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि 5 व्यक्ति की जगह अगर 10 लोग जो है कि जबरदस्ती उसमें ठूस के चढ़ गए हैं तो क्या उसमें मूवमेंट होगी, बंदे हिल डुल सकते हैं? अरे नहीं भाई, जब जगह ही नहीं है हिलने डुलने की तो वो कैसे हिल डुल सकते हैं। ठीक, सेम एग्जैक्टली आप लोगों का बेटा ऐसा होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, मतलब जो ठोस के अणु होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, ये एकदम भीड़ में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो हम उसमें क्या कहेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो नहीं होता है, न के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं की गति नहीं होती है, अणुओं की गति नहीं होती है। इज दैट क्लियर? सबको ये बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है, देखिए अगर आप चीजों को बेटा सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उसको अगर आप लोग समझते रहेंगे, ठीक है, उस बात को अगर आप लोग सिर्फ ध्यान से समझते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे बेटा कि आप लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें भी इंक्लूड मैं करती हूँ जो आप लोग पहले नहीं भी जानते हैं, या जो जानते हैं तो वो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक तरीके से आप लोगों को सॉलिड ठोस पदार्थ की एक प्रॉपर्टी ही बता दी।
दैट क्लियर? तो जिसको भूल गया है रिवीजन कर लो, और जिनको भैया आता है कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तो कुछ आप लोगों का दिमाग घट तो जाना नहीं है, बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे बात, हाँ तो कंडक्शन जो होता है बेटा, कंडक्शन कहाँ पे होता है? तो वो सॉलिड में होता है, ठीक? इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आप लोगों को जब ये कल बता लेंगे टॉपिक, तो क्वेश्चन देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंफ्यूजन कहाँ होती है। इसलिए जितनी बात मैं जिस तरीके से बता रही हूँ माइंड में वैसे ही उसको समझते और बिठाते जाइए। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? संवहन की। संवहन, चलो ये किस में पॉसिबल होता है? क्या ये सॉलिड में हो सकता है? अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूंगी तो जो हमारी संवहन की प्रक्रिया होती है, क्या ये प्रक्रिया हमारी सॉलिड में हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ये सॉलिड में हो सकती तो हमें इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही क्या होती? दैट क्लियर? तो सीधी सी बात है कि भाई हमारा जो है जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें सॉलिड की तो बात हो गई। तो जब हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं मतलब हम तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, ठीक? किसकी? लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो कन्वेक्शन हमारा किस में पॉसिबल होता है, या कन्वेक्शन की जो ये प्रक्रिया होती है बेटा किस में होती है? तो ये होती है हमारे लिक्विड और गैस में। किसमें होती है? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस, ठीक है बेटा? चलो भाई अब फटाक से मुझे बता दीजिए कि जो तरल होते हैं, तरल और गैस, ठीक है? तरल और गैस, ठीक है बेटा? तरल और गैस, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक? इसके मॉलिक्यूल्स में कैसा डिफरेंस होता है? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे मैंने बताया कि जब हम कंडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो सॉलिड में हमने कहा कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या हमारा जो लिक्विड, जब हम तरल और गैस की बात करते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या डिफरेंस है? फटाफट देखिए। देखो मेरे बच्चे, होता क्या है ना कि यहाँ समझ लीजिए ये भी कंटेनर है, ठीक? यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स है? हमारे लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स है। पर यहाँ के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है ना बेटा कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, ठीक? मतलब सॉलिड की तरह क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए बिल्कुल नहीं होते। आई बात समझ में? ठीक है? तो लिक्विड और जब गैस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बेटा जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो है कि लिक्विड हो या गैस, दोनों चीजें सेम है। इसमें इसको आप थोड़ा सा और दूर भी बना सकते हो, ठीक है? दूर का मतलब ये है कि काफी ही डिस्टेंस रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है? मतलब एक सपोज करो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, कुछ इस टाइप का जो है कि आप लोगों का तरल और गैस के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है बेटा? आगे बात समझ गए? चलिए तो कन्वेक्शन में हम किसकी बात कर रहे होते हैं? तरल और गैस की। तो ये तो स्टेट ऑफ मैटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा विकिरण या फिर रेडिएशंस की। तो रेडिएशंस कहाँ पे होता है? अगर हमने तीनों प्रॉपर्टीज बात कर ली कि भाई जो हमारा कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ठीक है, इसमें सॉलिड, और कन्वेक्शन में बात करते हैं तरल और गैस की, तो बेटा जो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन में विकिरण में किसकी बात करते हैं? यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है? क्या आप समझ पा रहे हैं? चलो बेटा मैं बता देती हूँ। जो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना बेटा, जब सन से अर्थ तक, जैसे अगर मैं सूर्य की किरणों की बात करूँ, जो सन की रेजेस होती हैं, ठीक है, सन की रेजेस, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर करिए कि जो सन की रेज होती है अर्थ पे आने में कितना टाइम लेती है। ये भी आपके एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का होमवर्क है। ये मैं कमेंट बॉक्स से ही आंसर जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप लोगों को पता होना चाहिए और कई बार तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि जब हम रेडिएशंस की बात कर रहे होते हैं तो हम विकिरण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा कि अगर सपोज करिए जो हमारे सन की रेजेस होती हैं तो वो अर्थ पे आती हैं, तो ये प्रोसेस हम किस में बात करेंगे? रेडिएशंस में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? रेडिएशंस में बात करेंगे, ठीक है। तो सूर्य की जो रोशनी है, एक तरीके से मान लो ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, ठीक, ये आपका क्या है? अर्थ है। क्या है भाई? अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। क्या है बेटा? पृथ्वी है। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे? यहाँ से जो ये रेज आती है ना, सन की रेजेस,
सन की रोशनी या सन रेज, ठीक है, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। ये बेटा जो सूरज की किरणें आपकी सूर्य से अर्थ पे आती हैं, ठीक है, सन से अर्थ पे आती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, इसमें हम किसकी बात कर रहे होते हैं? तो रेडिएशंस की बातें कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें बेटा हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स होता ही नहीं। अगर मीडियम ही नहीं है तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं। तो ये चीज भी आप लोग कहीं पे नोट कीजिए। इसमें नो मीडियम, क्या होता है बेटा? नो मीडियम। इसमें बात करते हैं हम नो मीडियम की, ठीक। माध्यम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है। मतलब माध्यम नहीं होने का मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। क्या होता है? नो मॉलिक्यूल्स, नो मॉलिक्यूल्स। कोई भी अणु इसमें नहीं पाए जाते, कोई भी अणु इसमें नहीं पाए जाते, कोई माध्यम नहीं होता है, कोई भी अणु इसमें नहीं पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप बेटा कि ये जो तीनों डिफरेंसेस है ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ बच्चे कि मैं कभी भी फिजिक्स को आप लोगों को रटवाने पे फोकस नहीं करती हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि आप इस चीज को समझिए, ठीक है। क्या करिए? इस चीज को समझिए। समझने से क्या होता है ना बच्चे कि जब मैं अभी इससे रिलेटेड अभी आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे तो क्या आप बार बार पन्ने पलटेंगे? जी नहीं। मैम ने चीजों को समझा दिया, हमने दिमाग में बिठा लिया, क्वेश्चन चाहे जैसा हो आंसर तो हमारा बेहतरीन होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? क्वेश्चंस की। चलिए पहला क्वेश्चन मैं देती हूँ बेटा कि हीटिंग ऑफ वाटर। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आंसर करिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो उसमें कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है या रेडिएशन हो रहा है? आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है बेटा। कि अगर कोई भी वाटर हमारा बॉयल हो रहा है, पानी को हम जब गर्म कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? कन्वेक्शन, कंडक्शन या फिर रेडिएशन, है ना। अभी हम देखते हैं बच्चे कि कितने लोगों ने क्या क्या आंसर्स किए हैं, ठीक है, कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर्स किए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर को अगर हीट करते हैं, अब दिमाग लगाइए कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो क्या होता है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वाटर को गर्म करने की। तो लिखिए हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर, ठीक, हीटिंग ऑफ वाटर कौन सा प्रोसेस होता है? आंसर करिए। नेक्स्ट लिखिए हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए बताइए इन दोनों में आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, या फिर कह लो कि हीटिंग ऑफ मेटल्स, हीटिंग ऑफ मेटल्स, हीटिंग ऑफ मेटल। मतलब किसी भी धातु को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना, ठीक, एटमॉस्फेयर का गर्म होना, ठीक है, धातु, धातु का गर्म होना। बताइए तीनों में कौन कौन सा प्रोसेस हमारा होता है? चलो बेटा, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं, जब हम वाटर को गर्म कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जब हम वाटर की बात कर रहे होते हैं तो आप ये बताओ कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं बेटा तो होता क्या है कि एक तरीके से देखो, हमने बात करी थी कि हम सॉलिड लिक्विड गैस की जब बात कर रहे थे, सबसे आसानी से आप वहीं से कैच कीजिए कि वाटर क्या है आपका?
लिक्विड, तो क्या इसमें कंडक्शन हो सकता है? नहीं। वाटर है, लिक्विड है, मतलब क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन होगा मतलब संवहन होगा। ठीक, चलो भाई अगला एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में तो कंफ्यूजन हो गई। आई होप 90% लोग गलत आंसर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे बच्चे होंगे जो टॉपिक को समझ रहे होंगे, जिनका दिमाग शार्प होगा, डेफिनेटली वो मुझे आंसर कर पाएंगे कि जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो क्या हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, क्या हम ठोस सॉलिड की बात कर रहे हैं या गैसेस। तो आप एक बात बताओ, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में बेटा क्या पाया जाता है? तो एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? गैस। आई एम राइट? ठीक है। तो जब हम गैस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? तो सीधी सी बात है कि कन्वेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कन्वेक्शन की बात करते हैं, संवहन की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। मेटल्स क्या है? हमारा एक तरीके का धातु। धातु क्या है? सॉलिड है। तो जब सॉलिड की बात कर रहे हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं? चलन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्शन की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, तो हमने किसकी बात करी कि अगर हम बात कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर की, मतलब गैसेस की बात कर रहे होते हैं। गैसेस की बात हमने जब करी थी तो हमने कहा था कि किस मोड ऑफ ट्रांसफर में पढ़ेंगे, तो हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन की, संवहन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, एकदम एक्जैक्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएंगे कि अगर हमारा वाटर हीट हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। जिन्होंने इससे पहले लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन कंफ्यूजन में ही सही गलत तो आप करके ही आएंगे। ठीक है, तो भाई अब गलत नहीं होना चाहिए। अब लेक्चर आपने देख लिया, मतलब आंसर आप सही करेंगे और 1 नंबर डेफिनेटली लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मैंने कहा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं ट्राई करती हूँ कि सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल इकट्ठा करूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इस टॉपिक से और इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली डिस्कशन किया कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, जो उष्मीयमान होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक, कि जो है कि हमारा जो उष्मा का संचरण विधि होता है, ठीक है, मतलब किसमें हम कन्वेक्शन की बात कर रहे होते हैं, किस प्रोसेस में हम जो कंडक्शन की बात कर रहे होते हैं, किस प्रोसेस में हम रेडिएशंस की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं पे जो है कि ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली हीट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और रेस्ट जितनी भी इससे चीजें जुड़ी हुई हैं, छुट्टी हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, हमें अच्छा लगता है ये जान करके कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, लेक्चर को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेक्चर का फायदा हो सके। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।